हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग अभी पहुंचे नहीं। अनुज क्या बात हुई, अच्छा क्यों नहीं, क्या हो गया? पंखे मंगवा दिए तुम्हारे लिए, लगवा देंगे, क्यों घबरा रहा है? हाँ उदास कैसे हो रहा है, तो क्या बात हो गई? राजा साहब ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? हैं? अच्छा बाकी लोग कहाँ गए भाई? वो पहुंचे नहीं है या मतलब नीयत खराब हो रही है उनकी? हाँ तो प्यारे जवानों, जैसा कि आप सबको मालूम है सीबीएसई बोर्ड ने कुछ चेंजेस करे हैं और सबने अखबार पढ़ ही लिया होगा। और जो हाँ अखबार नहीं पढ़ा, चलो खैर न्यूज़पेपर पढ़ा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ तो बेटे आपको छोटी सी बात बता दूं मैं, ये जो चेंजेस सीबीएसई बोर्ड ने किए हैं, इन चेंजेस से सबसे ज्यादा नुकसान किन स्टूडेंट्स को पहुंचने वाला है और सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को होने वाला है, ये बातें मैं आपको बता देता हूं। बेटे आप लोग ना 3 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाया करो। 3 बजे एग्जैक्ट पहुंचा करो बेटे, कई दिन में दिखाई दिए। अरे इसको नीचे किसने रख दिया? ऐसे लपड़ लगाऊंगा मैं, ये तनीसा नहीं रखा है लग रहा है। हैं? आगे भाई सारे बेटे। रोहित, साहिल, साहिल कब तक तुम बाहर धूप में खड़े रहोगे? दीपू 10 मिनट लेट हो तुम। कल से 3 बजे पहुंच जाओ एग्जैक्ट। कल भी मैंने बताया था, ठीक है? और दीपू कल क्यों नहीं आया था? पेपर नहीं था तो क्या करे, फिर नहीं था तो। अच्छा पेपर तो हो लिया था पहले यार। हाँ आ जाओ बेटे, आगे आ जाओ। तरुण बेटे इस पे बैठ जा, चेयर दे दे। आगे ले आओ बेटे। अभी कौन कौन गायब है वैसे? अभी कुछ लोग गायब भी है ना। चलो तो प्यारे जवानों ध्यान से सुनो। अब सीबीएसई बोर्ड ने जो पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया है, उस बदलाव से कुछ स्टूडेंट्स को फायदा मिलने वाला है और कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान होने वाला है। फायदा किनको मिलेगा और नुकसान किनको होगा वो देख लेते हैं। बदलाव क्या है ये भी बता देता हूं। पहले बेटे पूरा सिलेबस सुन ले बेटे, बदलाव समझ में आएगा तभी फायदा नुकसान भी समझ में आएगा। बदलाव जो हुआ है बेटे, बोल लिया और कुछ मन में है तो देख ले अभी तो पक्का। बेटे जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है, पहले पूरा सिलेबस का एक ही पेपर होता था फाइनल में मार्च में, अब की बार तो हालांकि हुआ भी नहीं है ना, लेकिन सीबीएसई बोर्ड अगली बार के लिए पहले प्लानिंग कर रही है कि भाई क्या पता अगली बार भी ऐसे माहौल आ जाए। तो अब की बार तो जैसे तैसे नंबर दे दिए, अगली बार जो बच्चे आए तब पहले से ही हम अपना रेडी रहें कि भाई ये वाला फॉर्मेट होगा और किसी तरह से भी परेशानी ना आए। अब जैसे कई दिन लग गए ना डिसीजन लेने में कि जी ऐसा करें कि वैसा करें कि कैसा करें कि बच्चों का नुकसान ना हो, तो अल्टीमेटली फिर नियम बना कि भाई अंधाधुंध नंबर दे दो और देखा जाएगा। जिसको लगेगा कि मेरा नुकसान हुआ है वो अपना पेपर दे लेगा दोबारा से, और जिसको ये लगेगा ठीक है गणे दे दिए और क्या करेंगे तो वो तो ठीक है ही, है ना, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो सीबीएसई बोर्ड पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है बोर्ड ने कि भाई साहब हम लोग जो पेपर लेंगे वो आधे आधे सिलेबस के 2 बार पेपर लेंगे। जो पहला पेपर होगा वो नवंबर और दिसंबर के आसपास होगा, है ना, उसकी एक्सपेक्टेड डेट्स नवंबर दिसंबर है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये रहेगी कि बच्चों को अपने स्कूल में पेपर देना होगा। हालांकि स्कूल के अंदर दूसरी स्कूल से सुप्रिटेंडेंट आएंगे, लेकिन क्योंकि जब अपनी स्कूल हो गई जब तो साहब क्या बात कर रहे हो जी, हैं घर की से सरकार है कोई बात नहीं कोई बात नहीं देख रहे हो, हैं देख रहे हो ना, मतलब पहले से इतना जोश है। तो कुछ लोग इस बात को दूसरे सेंस में लेंगे, लेकिन मेरी पूरी बात सुनना, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए।
जो अब की बार हुआ है उसी से जोड़ के मैं ये बात बताऊंगा ताकि तुम्हें पता चल जाए। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि भाई साहब अपने स्कूल में होना है जब तो काहे की टेंशन है, गोलू मेरे आगे भोलू मेरे पीछे है तो गोलू भोलू दोनों से मदद लूंगा मैं और बात बन जाएगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड ने अब की बार क्या किया। अब की बार उन्होंने कहा कि भाई पिछले 3 साल का रिजल्ट अपना अपना उठाओ, सभी स्कूल वालों को बोला, और उस 3 साल के रिजल्ट का एवरेज लो। जैसे मान लो फिजिक्स में किसी स्कूल का किसी सब्जेक्ट फिजिक्स का ले लिया, मान लो एवरेज आया 50 नंबर। अब मान लो उस स्कूल में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के 50-50 नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एक बच्चे के 60 नंबर कर रहे हो तो दूसरे के 40 करो, क्योंकि आपका एवरेज 50 होना चाहिए। उसमें 2% की गुंजाइश दी है उन्होंने कि 2% फ्लक्चुएशन कर सकते हो। तो अब स्कूल के पास पंगा क्या हो गया, सुनो, जिस बच्चे के 60 करे वो तो राजी हो गया, जिसके 40 करे वो लट लेके पहुंच गया। कभी क्या किया मैंने इसलिए स्कूल वालों ने एक दूसरा तरीका निकाला। मैं जो तुम्हें हकीकत है वो बता रहा हूं, ये इस साल का बता रहा हूं आपको, और ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम थोड़ा अलर्ट हो जाओ और इस गलतफहमी में ना रहो कि अब की बार पेपर हमारा तुम्हारे स्कूल में होगा तो देख लेंगे, क्योंकि सीबीएसई पहले देख लेता है कि कहां कलेश होने वाला है। तो स्कूल वालों ने क्या करा भाई, अब क्या करे, लड़ाई तो करी नहीं जाएगी ना आपस में, बच्चों की लड़ाई स्कूल की लड़ाई ये तो पॉसिबल नहीं है ठीक करना, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जिस बच्चे का जो स्कोर जैसा आया है वैसा ही चढ़ा देते हैं। अब उसमें नुकसान उन बच्चों का हो गया जो पहले कम पढ़ रहे थे, अचानक से 12th क्लास में आते आते उनका सुरूर बनने लगा कि अब तो कुछ करके दिखाना है ना। उन लोगों को नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि भाई 10th में +1 में उनके जो नंबर कम थे तो कम ही लगे। हालांकि जो स्टूडेंट वाकई थोड़ा अच्छा कर रहे थे +1 के नंबर्स में, तो फिर भी स्कूल वालों ने थोड़ा सा नंबर ज्यादा करके भेजवाज दिए बढ़ा के कि थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर रहे। हालांकि अब और ऑप्शन भी क्या है, क्योंकि +1 में तो आधे से ज्यादा का खाता खराब होता है, कईयों का तो खाता ही नहीं खुलता +1 में है ना। और +2 में आते आते फिर थोड़ा सा हालात बदल जाते हैं। अब की बार पिछले रिजल्ट से हम क्या सबक लेके क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। मान लो सबसे घटिया से घटिया क्या हो सकता है कि अपने स्कूल नहीं लगी और अपने सिर्फ पेपर हुए। पेपर हुआ क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, मतलब बीच में स्कूल नहीं लगी, लास्ट में नवंबर दिसंबर के आसपास मान लो हालात ऐसी रही कि स्कूल में पेपर देना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके हिसाब से बताऊंगा, आपके फेवरेबल, है ना। और आपको अपने स्कूल में बुलाया गया पेपर के लिए, और मान लो मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपने सोचा कि ये तो अपने घर के आदमी है जी हैं इनको तो कर लेंगे मैनेज, है ना। तो आप राजी हो गए, स्कूल में गए। अच्छा, स्कूल में कुछ घपला हुआ भी, हालांकि चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि बाहर से सुपरिटेंडेंट आएगा तो चांसेस कम है, लेकिन मान लो 1% की सारी चीजें आपके फेवर में हुई, कोई बात नहीं है। सीबीएसई ने आपके नंबर लेके भेज दिए, लेकिन सीबीएसई दोबारा फिर कंपैरिजन करेगा कि यार पिछली बार इस स्कूल का एवरेज 50 नंबर था, ऐसा ऑनलाइन में कौन सा तीर मार दिया कि इनका एवरेज 70 नंबर पहुंच गया। तो वो अपने आप क्या कहेगा स्कूल को कि भाई मान्यता रखनी है या फिर बेच खानी है। तो स्कूल वाला साहब मैं अभी सही करता हूं, तो अपने आप वो नंबर स्लैश कर देंगे। हैं? सीधी मान्यता पे बात आएगी, स्कूल की मान्यता नहीं समझते हो तुम लोग, एफिलिएशन। तो भाई साहब ये सच कह रहा हूं मैं आपको, कई स्कूल वालों को नोटिस मिला है, कई स्कूल वालों को नोटिस मिला, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए स्कूल वाला कोई भी मालिक नहीं चाहेगा कि अपने संस्था के साथ कोई घोटाला हो और वो फालतू में बदनाम हो, इसलिए सब काम करेंगे ईमानदारी से। अब सुनो, अब इसी मोड को सुन बेटे, पेपर तो होंगे, अब तू गलतफहमी मत पाल, कुत्ता पाल ले, यहाँ खुजली वाला घूमता है एक, नहीं घूम लेना, मैंने तो पाल रखा उसको ना तू भी उसको ले जा बेटे, पाल ले, ये गलतफहमी मत पाल इतनी लंबी चौड़ी, एक खुजली हो रही है पूरे दिन करता रहता हो ना तो उसको पाल ले बेटे। बेटे आप अब देखो दूसरा अध्याय क्या है कि भाई घपला कुछ नहीं हुआ, जिस स्टूडेंट ने जैसा पढ़ा वैसे नंबर लगे। अब जरा सोचो, तुम लोग यदि अब कम पढ़े, जुलाई चल रहा है और जुलाई चल नहीं रहा, ये मान लो कि जुलाई आधा गया, ठीक है, क्योंकि जब तक तुम्हारी नींद खुलेगी तब तक तो पूरा ही चला जाएगा। तो बेटे जुलाई आधा जा चुका है ऐसा मान लो, अब जुलाई गया तो हमारे पास बचा है सितंबर अगस्त, 2 महीने। फिर आप कहोगे जी अक्टूबर भी तो है, अक्टूबर में तो आपका जो रिवीजन का और वो सारे ताम झाम शुरू हो जाएंगे,
तो उस समय तो आपके पास भी इतना वक्त नहीं होगा कि आप सब चीजों को डिटेल में पढ़ पाओ। कुल मिलाकर आपके पास लगभग 2 महीने हैं। यदि इन 2 महीनों में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं अब भी जो ये सोच रहे हैं कि ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, अब क्या होगा कि जब उनकी नींद खुलेगी 2 महीने बाद, जब वो पाएंगे कि यार तेरे को तो जो शुरू की 4 यूनिट है, क्योंकि फिजिक्स में 4 यूनिट बल्कि 5 यूनिट शुरू की वो जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आता है तो पोटेंशियल वाला पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा पार्ट पोटेंशियल या कैपेसिटर वाला, वो अच्छे से कर पाओगे। वो अच्छे से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मदद मिलेगी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अच्छे से कर पाओगे, और वो अच्छे से होगा तो अगले में मदद मिलेगी। ये चारों चीजें जुड़ी हुई है। अब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट 2 महीने बाद जागा वो तो रटेगा ना, और पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव। बेटे ऑब्जेक्टिव पेपर खतरे की निशानी है। क्यों है खतरे की निशानी, मैं आपको बता दूं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में या तो आपको नंबर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव में कम से कम ये होता है कि हम कुछ भी नियर बाई का लिख के आते हैं तो स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए कुछ नंबर तो मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपकी गलती का मतलब गलती, सही का मतलब सही, और 90 क्वेश्चन मिले मान लो, या 60 क्वेश्चन मिले या 50 मिले, जो भी जितने भी क्वेश्चन आए, उनमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन जरूर ऐसे डाले जाएंगे जो कुछ इस तरीके के होंगे कि यदि आपने पढ़े नहीं होंगे ना समझ समझ के, तो आप क्या उस कमरे में जितने भी बैठे होंगे कोई हिला नहीं पाएगा। हिलाएगा वही जिसने जेन्युइनली मेहनत करी होगी। इसलिए जो स्कोर है ना बेटे, स्कोर लिसन, जो स्कोर है ना आपका, वो स्कोर हाई सिर्फ तब जाएगा जब आप अब से मेहनत करेंगे। अच्छा, अब मान लो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स अभी मेहनत नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही गधों की तरह से बीच बीच में रेंगते रहेंगे, है ना, ऐसे गधों की तरह से हरकतें करते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं। अब मान लो नंबर इंटरनल में कम चढ़ गए, पहले टर्म में कम चढ़ गए, अब वो सोचेंगे कि मैं तो दूसरे टर्म में जी जान लगा दूंगा, 2 दिन का तो जोश रहता ही है। लेकिन मान लो दूसरा टर्म हुआ ही नहीं, सीबीएसई पहले टर्म के हिसाब से मार्किंग करेगी, पहले टर्म के हिसाब से मार्किंग करेगी, हो गए सत्यानाश। पहले टर्म खराब होने का मतलब है पूरा रिजल्ट खराब होना। अब थोड़ा उल्टा सोचो कि आपने अच्छे से मेहनत करी 1 महीने, 1 महीने यदि तुम मन लगा के काम करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप आने वाले फर्स्ट टर्म एग्जाम में अच्छा करोगे। और मान लो फर्स्ट टर्म में आपने ढंग से फोड़ दिया, ऑब्जेक्टिव है, पेपर भी आसान आना है ना, चीजें ऐसी आएंगी जो आप कर पाओगे, और ये आज से पढ़ना शुरू करोगे तो सब चीजें वो आएंगी जो आपकी देखी वाली होंगी, और आप यदि अच्छा कर पाए। अब यदि सेकंड टर्म नहीं हुआ तो आपका यही रिजल्ट सेकंड में काउंट होगा, इसलिए हमारे लिए तो फायदा ही है, हमारे लिए तो फायदा ही हुआ। और बेटे अब की बार तो फिर भी कई सारे यूनिवर्सिटीज पेपर नहीं ले रहे, 12th के परसेंटेज के बिहाफ पे एडमिशन दे रहे हैं। अब जब वो देखेंगे ना फर्स्ट ईयर में कैसे कैसे क्रांतिकारी हवाई फायर से एंटर होंगे, तो अगली बार वो सोच लेंगे कि भाई देखो हम अपना इंटरनल टेस्ट लेंगे, और उसके हिसाब से वो एंट्रेंस के हिसाब से ही स्टूडेंट को कोर्स अलॉट करेंगे। तो आप जब आप जाओगे कॉलेज में तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपको पेपर देना हो। इसलिए यदि आप अब नहीं समझोगे तो फिर इसकी कीमत आपको जीवन में कई सालों तक चुकानी पड़ेगी। और यदि आप समझ गए, धीरे धीरे आप पढ़ते रहे, तो फिर आपका जीवन ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मन से पढ़ोगे तो मजा ही आएगा, और बाद में तो अच्छा होना ही है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली मेहनत करने वाले हैं उनके लिए ये फायदे का सौदा है कि चलो बढ़िया है, पेपर जल्दी हो जाएंगे, आधे आधे सिलेबस को निपटाएंगे तसल्ली से, बढ़िया सौदा है। और जो स्टूडेंट निकम्मापन शो करना चाहते हैं कि जी मैं तो लास्ट में देखने वाला खिलाड़ी हूं जी, मैं ना पढ़ना जी, अब पेपर की डेट शीट आ जाएगी, उसके 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त निकलवा रखा है जी मैंने, फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी दुविधा वाली बात है। इसलिए आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना कष्ट उठा के आप इतनी गर्मी में यहाँ आते हो तो ये तो कन्फर्म है कि आपके मन में, दिल के किसी कोने में कुछ तो इच्छा है पढ़ने की, इसीलिए आप आए हो, है ना। और हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी वो इच्छा कहीं दबी हुई है और दूसरी इच्छाएं हमारी बाहर फैल रही है ना, और इसलिए हम आजकल नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके मन के किसी कोने में एक बात जरूर है कि आप मन से पढ़ें, अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म कर पाएं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएं, इसीलिए आप अब इतना कष्ट उठा के आप आ रहे हैं। तो जवानों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर बहुत अच्छा सा करोगे, ताकि आने वाला समय आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए और अच्छे से जीवन जिए आप लोग, है ना। अब किसी स्टूडेंट को कुछ कहना है तो कह सकता है ना, आधे के होंगे,
वो आधे के होंगे, लेकिन वो सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। हालांकि उसमें भी सीबीएसई ने कहा है कि इन केस उस समय ना हो सब्जेक्टिव की हालात, तो उस समय भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, है ना। कुछ भी ऐसा हो सकता है। मुद्दे की बात यह है कि जो स्टूडेंट अल्टीमेटली अब मेहनत करेगा उसका फायदा है, ठीक है। तो जवानों, वैसे तो मुझे डाउट है कि कई लोग उसको रिवाइज करके भी आए होंगे कि नहीं कल वाले टॉपिक को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास भी है कि कहीं ना कहीं तो थोड़ा रिवाइज भी करके आए होंगे। अब इसी बात को टेस्ट करने के लिए मैं एक सवाल दूंगा, यदि वो सवाल तुमने सही किया तो मैं आगे बढ़ूंगा, यदि तुमने वो सवाल गलत किया तो भी मैं आगे ही बढ़ूंगा, ठीक है। तो भी मैं तो आगे बढ़ूंगा, वो बात अलग है कि वो सवाल तुम नहीं करोगे तो थोड़ा बुरा जरूर लगेगा। तो जवानों तैयार हो? क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है, जो भी था पिछला था उससे अगला ज्ञान बूस्टर का सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ मिलेगा, तो कर पाएंगे। अच्छा, 1 मिनट का वक्त मिलेगा और इस 1 मिनट के दौरान सब लोग ईमानदारी से ट्राई करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो नोट्स पूरे नहीं बना के लाए हैं? क्यों भाई? ये सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं, बाकी सबने नोट्स पूरे बना रखे हैं। लड़ाई हो जाएगी बेटे, मैं बता रहा हूं, लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई। लोग तमाशा देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। हाँ बेटे, अब धीरे धीरे देख रहे हो। मैं सोच रहा हूं यहाँ इंसान बैठे हैं लेकिन यहाँ तो खरबूजे हैं। खरबूजे को देख के जैसे खरबूजा रंग बदलता है ना, वैसे एक को देख के दूसरा, तीसरा, चौथा। भाई नोट्स पूरे बना लें, अब गद्दारी नहीं, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, अभी चेक करने वाला हूं। ये रहा सवाल, बोलेगा नहीं कोई भी, जो बोलेगा तो फिर फायदा ही क्या है, नकल करके तो क्या फायदा है। 1 मिनट का समय है, मैं सिर्फ आपकी अप्रोच देखूंगा कैसे कर रहे हो आप। बेटे थोड़ा सा चुस्त तंदुरुस्त होके करना है ट्राई, शाबाश, अलर्ट होके। सब लोग गिवन डेटा लिखेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई भी स्टूडेंट लापरवाही गद्दारी ना करे। बेटे विशाल थोड़ा राइटिंग ठीक कर ले, ठीक है, हो गया। फ्लेक्स बेटे खाने की चीज होती है, बाणी की दुकान पे मिलती है, ठीक है। आधा किलो तुलवा के ले जा, मजा आ जाएगा, ठीक है। वीडियो तो देख लेता निकम्मे आदमी। 50 देख लेंगे बेटे, देख लेंगे। पहले का 0 है। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। हाँ बेटे, कल तो हम भी एब्सेंट थे ना, है ना, दोनों के दोनों काम चोर हो रहे हैं। हाँ बेटे, नहीं हुआ है। गर्ल्स 2 पार्ट थे बेटे, एक ही कर रखा है, दूसरा कहाँ है? अच्छा हाँ बेटे, खुशी कितना आंसर है बेटे? आंसर सोल्व नहीं हुआ, बंदे रखे 4-5 सोल्व करने के लिए। हाँ भाई, इस मोहल्ले से भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले का 0, पहले का 50, कुछ गधे लोगों का 0 भी आया है। देख लेते कि आपका 0 ही हो आंसर, देख लेते, बाकी मुझे डाउट हो रहा है। चलो भाई शांत हो जाओ। देखो, इन्हीं बातों से पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। तुम ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं कोई तांत्रिक हूं। जहां आपकी परफॉर्मेंस देख के पता चलता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना गोली देने की कोशिश कर रहा है, कौन कितना एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। एक्ट लाइक भाई सबसे बड़ा दिमाग की आदमी यही है, यही सोल्व करके मानने का। 500-700 क्वेश्चन तो घर से करके आए आज। कुछ लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे नहीं रिसर्च करके मानेंगे। गिवन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू दे रखी है। ये कैसा कलर है भाई? 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आई कैप डायरेक्शन में दे रखा है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर।
ऑन साइड एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की जो साइड है बेटे वो 10 सेंटीमीटर की है। बेटे आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अब आपका पेपर जल्दी आ गया है तो मुझे सिलेबस और रिवीजन दोनों ही कराने पड़ेंगे नवंबर से पहले, इसलिए भाईजान इधर आओ, इधर प्रशांत के पास। कहां से आ रहे बेटे? घर से है? हम तो स्टेशन से उठ के आते हैं। बात ऐसी करेंगे जैसे जी मैं तो घर से आया हूं, तुम लोग तो यहीं झुग्गी डाल रखी होगी कहीं ना कहीं, वहां से निकल के आ जाते हो सीधा, या कोई बिल खोद रखा होगा उसमें से आ जाते हो। बेटे टाइम 3 बजे का है ना? देखो नहीं बताता, कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात नहीं है। देखो साहिल, ये स्क्वायर हमारे पास है, स्क्वायर की जो साइड है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें फ्लक्स निकालना है थ्रू ए स्क्वायर हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। बेटे ये यदि एक्स एक्सिस है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस है तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ आएगी, तो ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये मेरा हाथ वाई एक्सिस में है और ये मेरा जेड एक्सिस में है, तो ये प्लेन बनेगा। ये जो प्लेन बनेगा ये कौन सा प्लेन होगा? वाई जेड प्लेन, और ये जो स्क्वायर है ये इसी प्लेन के अंदर है। तो इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर आएगा वो आई कैप डायरेक्शन में आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप डायरेक्शन में है। इसका मतलब जब फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 गुणा 10 कितनी हो गई? 100, लेकिन सेंटीमीटर में है इसलिए 10 की पावर -4 और लगा देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, और इसके साथ क्या लिखोगे? कॉस थीटा। और बेटे थीटा कितना है यहाँ पे? इसलिए हम लिखेंगे cos 0, और cos 0 की क्या वैल्यू होती है? 1। इसका मतलब मेरे प्यारे जवानों ये वैल्यू हमारे पास 1 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुल मिलाकर 3 और 2 5, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। साहिल बेटे 0 कैसे आया था इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो, एक्टिंग मत कर अब। वाह वाह, ये जे एडवांस वाले हैं भाई, cos 0 को 0 ले रहा है, ये तो मेडिकल वाला है, लेकिन है निकम्मे आदमी, कुछ तो शर्म कर ले। सही कह रहे हैं, पिछली बार इसके पास मैथमेटिक्स था, अब की बार बायोलॉजी है। हो सकता है नवंबर में जब पेपर हो जाए तो हिस्ट्री ले ले। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हैं? अब बेटे साहिल, इसी का जो अगला अध्याय, अगला पार्ट जो है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्या करेंगे बेटे? वेरी गुड, अब की बार थीटा 60 डिग्री आएगा, ना कि 30 डिग्री। क्यों बेटे? क्योंकि जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो सर जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो 60 डिग्री बनाएगा। बिल्कुल सही आंसर है कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा प्लेन है, प्लेन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है, तो जो प्लेन के 90 डिग्री पे जो लाइन आएगी जिसको हम एरिया वेक्टर का नाम देते हैं, उसका एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल होगा। इसका मतलब भाई इस अब की बार जो फ्लक्स लिखेंगे वो लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा एरिया गुणा cos 60 डिग्री। कई लोगों ने इस वाले सवाल में एंगल थीटा 60 डिग्री को 30 डिग्री लिखा है। ऐसे लोग अर्ध निद्रा की स्थिति में हैं और कल वाले न्यूमेरिकल भी उन्होंने रटे हैं, तो ऐसे लोग जाग जाएं, रटने से कोई धर्म नहीं है। तो जवानों सबका सही होना चाहिए था। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर है। आई होप सबको समझ में आ गया। अरे आया कि नहीं आया? पक्की बात है। चलें आगे। तो मेरे प्यारे जवानों अभी तक जो हमने सीखा वो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और कैसे हमें कैलकुलेट करना है ये हमने सीखा। भाई लिख लो, नहीं लिखा है तो जल्दी से। कई लोगों ने नहीं लिखा है, अरे लिख लो। आदित्य, हाँ तो जवानों अब हम लोग आगे चलते हैं। प्यारे जवानों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कंसेप्ट है ये तो अच्छे से आपको समझ में आ ही गया। हमारे पास गॉसेस थ्योरम आई, जिस गॉस थ्योरम ने हमें क्या किया,
किसी सरफेस से किसी क्लोज फिगर से फ्लक्स कैलकुलेट करना और आसान कर दिया। अभी तक जब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी तक जितने भी सवाल मैंने कराए उनमें मैंने 2-3 सवाल तो ऐसे कराए जो 3D फिगर के थे, क्यूब वाले थे, याद करो, है ना। क्यूब वाले 2 सवाल करे हमने, बाकी हमने जो करे वो प्लेन सरफेस वाले थे। और हर एक केस में जब हमने फ्लक्स कैलकुलेट करा तो हमने हर बार क्या लगाया, ई ds cos थीटा या उसका इंटीग्रेशन, राइट, ऐसा ही किया। अब हमारे पास बेटे एक नियम आया और उस नियम के अकॉर्डिंग हम किसी भी एक क्लोज फिगर से यदि फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसान हो गया, उसमें कुछ खास कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि ये एक शॉर्टकट की तरह से आया हमारे पास। ये जो लॉ था ये गॉस भाई साहब ने दिया, तो भाई साहब लॉ का नाम है गॉसेस लॉ। क्या नाम बेटे, गॉसेस लॉ, है ना। अब ये गॉसेस लॉ क्या कहता है, क्या कहता है इस बात को समझ लो, नाम तो भूल तो नहीं जाओगे। क्या नाम है, क्या बेटे, क्या, कौन सा लॉ है, अरे कौन सा लॉ है, गॉसेस लॉ। किसकी जानकारी देता है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किसके थ्रू, क्लोज्ड सरफेस के थ्रू। ये बात समझ में आई। अब गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या कहता है, हमें कहता है कि भाई यदि हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर है, लेट अस सपोज दिस इज ए क्लोज फिगर, इसकी शक्ल कैसे भी हो सकती है, बस क्लोज होना चाहिए। इस क्लोज फिगर से यदि हमें फ्लक्स निकालना है, मेरे प्यारे जवानों, यदि इसके अंदर में टोटल कितने भी चार्ज रहे होंगे इन सब का एल्जेब्रिक सम कर लूं और उस एल्जेब्रिक सम की वैल्यू को मान लो मैं QIN, Q इनसाइड बोल दूं, तो इस पूरे क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स आएगा, इस फ्लक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया। ये फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किससे, क्लोज सरफेस से। ये Q इनसाइड क्या है, चार्ज। कौन सा चार्ज, टोटल चार्ज। कौन सा टोटल चार्ज, जो सरफेस के अंदर था, मैं बोल रहा हूं जो सरफेस के अंदर था। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर द फ्री स्पेस और द वैक्यूम। अब बेटे जरूरी भी नहीं है कि हम कोई सरफेस ले रियल ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो मैंने यहां पे घने सारे चार्ज रखे, फिर मैंने एम ए बोल दिया, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, दिखाई दिया, इस इमेजिनरी है ना, दिखाई दिया। तो इस इमेजिनरी सरफेस से, कुछ बकरी जो चराते हैं उनको नहीं दिखेगा, बाकी सबको दिख जाएगा, है ना। तो इस इमेजिनरी सरफेस से फ्लक्स बताओ, तो इमेजिनरी सरफेस से जो फ्लक्स आएगा वो भी उस सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम करने के बाद बेटे एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दो, जो वैल्यू आएगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस आएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जब मैं मान लो 2 दिन बाद आपसे पूछूंगा बेटे गॉस थ्योरम बताओ, गॉस लॉ बताओ, क्या है गॉस लॉ, तो घनखरे लोग, ज्यादातर लोग पता क्या कहेंगे, गॉस लॉ इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर ऐसे निकम्मे नकारा लोगों को मैं ढंग से कूटूंगा, क्योंकि गॉस लॉ Q बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है। गॉस लॉ ये कहता है कि यदि किसी क्लोज्ड फिगर से फ्लक्स निकालना है तो उस फ्लक्स की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। हेलो 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 हेलो, जैसे आपके पापा किसी काम में कोई काम करते हैं, अरे कोई भी XYZ काम कर रहे हैं, हेलो, तो आपके पापा वो काम करते हैं, वो काम खुद आपके पापा नहीं है। अरे जैसे आपके पापा बस चलाते हैं, तो आपके पापा ना तो बस है ना, और ना ही कोई और दूसरा कोई प्लेन उड़ा रहे हैं, तो आपके पापा प्लेन भी नहीं है ना, वो बस को चलाने का काम कर रहे हैं। तो जब गॉस थ्योरम पूछी जाए ना आपसे, अरे हेलो, तो गॉस थ्योरम जब पूछी जाए तो क्या बताना है, गॉस थ्योरम किसकी जानकारी दे रही है, टोटल फ्लक्स, किससे, क्लोज सरफेस। अच्छा क्लोज नहीं हो तो क्या उसका फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा क्या, ना, किसी केस में हो सकता हो जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन हम एक जनरल स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। कोई फिगर क्लोज है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये गारंटी है। लेकिन यदि क्लोज नहीं है तो कितना होगा वो हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अरे यस और नो, समझ में नहीं आया भाई, क्या बताया बेटे मैंने, गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू
क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। या इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर सरफेस। क्यू क्यू क्या है? चार्ज इनक्लोज्ड, और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही। अरे यस और नो? पक्की बात है जवानों, ईमानदारी से समझ में आया या नहीं आया? समझ गए तो गलती नहीं करोगे। जल्दी लिखो अब। एट, ये चित्र बना लेना। It states that the net electric flux through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed in that surface। enclosed by लिख देता हूं, enclosed by that surface। मैथमेटिकली phi equal to q inside divided by epsilon naught, where phi is the net electric flux। yes, कैसा है बेटे? बेटे मुझे गर्मी लग रही है, और जो बोल लेगा ना उसको कुटूंगा मैं गर्मी उतारने के लिए। और मैं बता दूं कौन कौन बोल रहा है। एक तो साहिल, एक हर्ष, एक आदित्य, एक यश, बीच में प्रशांत। कैसे है प्रशांत? पक्की बात है? अब देख लो तुम। बेटे algebraic sum of all charges हेलो प्रेजेंट। हाँ नमस्कार भाई साहब, बताओ। हैं? हाँ मैं बात कराता हूँ। लिखो लिखो जल्दी लिखो। आदित्य मकोड़े मत मार, निकम्मे आदमी, राइटिंग तो सही कर ले। अच्छा पेपर तो होने नहीं है इसलिए राइटिंग सुधार के क्या फायदा है? बेवकूफ लोगों के सींग कोई होते हैं बेटे? यदि सींग होते तो कुछ लोग 12 सींगा होते। सही है बेटे। एप्सिलॉन नॉट क्या? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू मालूम है तुम्हें एप्सिलॉन नॉट की? 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 -12। चलो बहुत बढ़िया। हो गया क्या? अरे यार हो गया होगा, जल्दी लिख लो। ये कोई भी क्लोज सरफेस है बेटे, सीरियसली कह रहा हूं। अब आप ना सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दो, नहीं तो देखो मैं आपका रजिस्टर लगा रहा हूं, कल से अटेंडेंस होगी बाकायदा, और उसमें मैं एक चीज और लिखूंगा, जो डेली तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या रहेगी वो भी मेंशन करा करूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि कितने दिन से निकम्मा है, फिर मैं ट्रीटमेंट कर सकूं, है ना बेटे? साइड में हूं मैं तो। हाँ बेटे क्या हुआ? लिख लिया कि नहीं? ये तीनों बिना कुटे मानेंगे नहीं। वो किसी ने सही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे हो गया होगा। चलिए तो प्यारे जवानों, अब इससे जुड़े हुए 2-3 सवाल छोटे छोटे नन्हे, जैसे ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई, जैसे ये कोई सरफेस है,
इसके अंदर है प्लस का 2 कूलम माइनस का 6 कूलम, तो फ्लक्स बताओ इस सरफेस से कितना आएगा? -6 जमा का 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, कुल मिलाकर -4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आएगा। कोई प्रॉब्लम? अरे यस और नो? अच्छा, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज सरफेस के अंदर की तरफ है, पेनिट्रेशन है, इसका मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चार्ज उसके अंदर होगा। और यही तो मतलब होगा यार भाई, इसका देखो ना क्लोज सरफेस है, ये कोई भी क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स नेगेटिव आया, इसका मतलब एरिया वेक्टर तो बाहर है। अरे यार एरिया वेक्टर तो बाहर होगा ना भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आया होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि cos 180 वाली बात बने। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं नेगेटिव का इंपैक्ट आ रहा होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा cos 180 बने, 120 होगा तब भी नेगेटिव आएगा, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट नेगेटिव की तरफ है, तो इसका मतलब अंदर की तरफ फील्ड एंटर कर रहा होगा, जितना अंदर एंटर कर रहा होगा उससे बाहर जा रहा होगा, वो कम जा रहा होगा। अरे यस और नो? इसीलिए ओवरऑल नेगेटिव आंसर आएगा। चलिए कोई बात नहीं है, मान लेता हूं मैं मेरे पास एक दूसरा सरफेस है, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस r है, इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है प्लस का 4q, बताओ फ्लक्स बताओ। सेंटर पे नहीं रखा है 4q, ध्यान रखना, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे 4q रखा है बेटे। पक्की बात है भाई, बिल्कुल सही आंसर है, कहीं पर भी रखा हो अंदर होना चाहिए, तो अंदर होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 4q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अगला सवाल लेते हैं। मान लो बेटे हमारे पास ये एक स्फीयर है, ये एक दूसरा स्फीयर है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक है, ये मेरा स्फीयर S1 है, ये मेरा स्फीयर S2 है, तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 बताओ कितना आएगा? बहुत बढ़िया, 3q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। अरे बेटे डांट लो राजा साहब, आज तो पूरी भड़ास निकाल रहे हैं बेटे। प्रशांत यदि बता देगा कि इस हल्ला गुल्ले के पीछे कारण क्या था, तो मैं फिर समझूंगा कि सबको समझ में आ गया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है बेटे। बेटे बिल्कुल सही है, प्रशांत ने बिल्कुल सही बताया कि इस सरफेस के अंदर बेटे चार्ज Q है, ये 2Q तो इसके बाहर है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके अंदर तो Q था, इसलिए यहां पर जो आएगा वो कितना आएगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। क्लियर है? लेकिन फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2 बोला जाता तो कितना आता? ये Q और ये 2Q, टोटल कितना हो गया? 3Q और 3Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। यस और नो? वाकई समझ गए? छाप लो फास्ट। अब कुछ क्वेश्चंस लिख ले आदित्य, लिख ले। (8.85 into 10 raised to power -12) यूनिट और लिख लेना इसके। एक मिनट रुक, पहले पूरा नहीं लिखा था, पहले ही कह रहे लिख लिया मैंने। तेरी तो मसाज करनी पड़ेगी, ऐसे कोई मानेगा? तू सुधर जा बेटे। हाँ बेटे, पेपर नंबर भी अपने हिसाब से दे रहे हैं, कम ना ज्यादा वालों के किसी के कम नहीं करते, स्कूल वालों के हाथ में होगा ना तो सबके 100% लगाएंगे, कम क्यों लगाएंगे? एक बात बताओ, सबको अपना अच्छा रिजल्ट चाहिए। मैं कह तो रहा हूं कि सीबीएसई ने फाउंडेशन दे रखी है, तो आप यही तो बता रहा हूं मैं, तो इसलिए क्या किया स्कूल वालों ने, जिसका जितना उतना लगाओ। मेरी बात नहीं समझे तुम लोग कि तुम चाहकर भी अपना नंबर नहीं बढ़वा पाओगे। तुम ये सोचोगे ना कि मैं अप्रोच ले आऊं और बढ़ जाएंगे नंबर, क्योंकि बढ़ाने के लिए उनको किसी के घटाने पड़ेंगे और वो घटा नहीं पाएंगे किसी के भी, इसलिए जिसका जो स्कोर आएगा वही लगेगा। इसीलिए तो कह रहा हूं पढ़ लो। अरे हो गया क्या? चलो, जब आप ऐसा कह ही रहे हो कि आपने कर ही लिया है इसको, देखो गाइस सीरियसली बता रहा हूं मैं, हम थोड़ी देर पढ़ते हैं, उतनी देर तक आप कोशिश करो कि अपनी कंसंट्रेशन को इधर रखो। इसके दो फायदे हैं, एक तो नो डाउट आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा, ये तो एक छोटा फायदा है। जो सबसे बड़ा फायदा वो पता है क्या है? आप जीवन में फोकस करना सीखोगे।
चीजों को कंसंट्रेट करना सीखोगे, जो चीज काम की है उस पर ध्यान करके काम करना सीख जाओगे। नहीं तो पता है क्या होगा, जीवन भर ऐसे ही जो चीज काम की आएगी कभी लाइफ में, फिर वहां भी हम इतना लाइटली लेंगे कि चलो यार एवं ही है, तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो हमारा एटीट्यूड है ना वो लाइट एटीट्यूड बन जाता है। शेर जो है ना बेटे, शेर बचपन से उसकी माँ सिखाते बेटे तू शिकारी है, और जो तेरे को आगे दिख रहा है वो सब तेरे शिकार है। बचपन से उसको सिखाया जाता है, इसलिए उसका दिमाग वैसा बनता है, इसलिए उसका दिमाग ऐसा बनता है कि वो शेर जैसा होता है। तब भी हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी निपटा सकता है वो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो एटीट्यूड का बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आप अपनी साइकोलॉजी को, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपके 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे, ये नंबर बढ़ना तो छोटी चिंदी पिंदी बात है, लेकिन आप जीवन में बहुत ऊंचा कर जाओगे। इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं ना, उस समय अपनी कंसंट्रेशन को कोशिश करो कि इधर रखो, ठीक है? उस समय कोई फालतू बात नहीं, चाहे आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र जिसे तुम समझते हो वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपका मेन धर्म है कि हम पढ़ाई करें। उसके बाद आप करो ना यार, आधे घंटे पढ़ा हम ना, मान लो फॉर एग्जांपल 40 मिनट पढ़ा, 50 मिनट पढ़ा, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो ना। यही जीवन का तरीका है जीने का, कि जहां जरूरत है वहां सिंसियरिटी रखें, नहीं तो चिल करें। आप थोड़ी सी चिल करते हो, थोड़ा सा सिंसियरिटी रखते हो, उसलिए जीवन भर परेशानी परेशानी मिलनी है, इसलिए ऐसा मत करो, ठीक है? तो जवानों, अगला सवाल ये रहा, शुरू हो जाओ सब। 65वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डाल लेना बस। क्या बात है, क्या बात है, कैसे किया तुमने? ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। एक चार्ज Q है और इस चार्ज Q को किसी स्फीयर रेडियस R के ने इनक्लोज कर रखा है। ये नहीं कहा कि ये सेंटर पे है, ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन कह रहा है कि जो स्फीयर है वो इसको इनक्लोज कर रहा है, इसके अंदर अपने ले रखा है उसने ना भाई। चार्ज जो है उस स्फीयर के अंदर है, तो इस स्फीयर से जो फ्लक्स आएगा, स्फीयर से जो फ्लक्स आएगा, मान लो चार्ज ए पॉइंट पे रखा है सेंटर, तो O था, तो जो स्फीयर से फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तक मैंने प्रूफ नहीं करवाया गॉस थ्योरम का, करवाऊंगा पहले तुम उसको घोट के पी जाओ, फिर प्रूफ तो कर लेंगे हम। प्रूफ में क्या है, पहले तुम उसको ढंग से घोट के पी जाओ, है ना? हो गया क्या? अरे तो लिख तो लो यार, क्वेश्चन नंबर डाल के लिख भी लिया। चलो ये रहा अगला सवाल। बेटे कोई बोलेगा नहीं, सब अपना आंसर बताएंगे, मुझे सही में कोई मतलब नहीं है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग सही, मैं पूछूंगा वो बताएगा। बोलो मत यार, बोलो मत, कंट्रोल करना सीखो ना, भावनाओं पे कंट्रोल करना सीखो। हाँ भाई, सबने कैलकुलेट कर लिया? अब मैं कई लोगों के नाम नहीं जानता हूं, तो मैं देखना शुरू करता हूं किसका नाम नहीं जानता। बेटे आपका क्या नाम है? संदीप। संदीप तो आज ही आया पहली बार, है ना? हाँ बेटे। आदित्य। देवेश, कैसा है बेटे देवेश? बता दे बेटे देवेश, देखी जाएगी। क्यों बेटे? बराबर क्यों? मतलब चेंज ही नहीं होगा, मतलब फ्लक्स बदलेगा ही नहीं यार? बदलना तो चाहिए। क्यों? हल्का सा माड़ा सा तो बदलेगा, क्यों? स्फेरिकल में चार्ज सेम होता है। कारण सही बताओ, कारण सही बताओ। आपको मालूम है, लेकिन आप जब तक इस मशीन को शुरू रखोगे ना, ये पड़ोसी है ना, पड़ोसी ये मोटिवेट करेंगे कि इस मशीन को शुरू कर ले। दो मशीनें हैं, जब तक इससे सुनेगा तो आंसर गलत ही आएगा। इस मशीन को शुरू करेगा ना बेटे, सही आंसर आएगा। हाँ बेटे, शाबाश। हाँ बेटे, देवेश से आगे क्या नाम बेटे? ऋतिक रोशन। हाँ बेटे, क्यों भाई? कैसे जस्टिफाई करोगे? मान लो किसी रिक्शे वाले ने पूछ लिया, फिर आप उसको समझाओगे ना, ढंग से समझाओ। अच्छा अपना रिक्शा दिखाओ जी, कहाँ है? वाह। हाँ बेटे, क्योंकि बेटे आप ध्यान से देखो, इसने क्या कहा है कि एक चार्ज, ए पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, मतलब जो सरफेस हम मानते हैं ना उसी को गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कह देते हैं उसको? तो कह रहा है कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कुछ चार्ज है। अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की रेडियस को हम बढ़ा दें, ऐसे बोला ना,
कहां गया? हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इंक्रीज्ड। तो पहले इसकी रेडियस r थी, मान लो बढ़ा के 2r कर दी हमने। बेटे जब रेडियस r थी तब भी रिलेशन यही लगेगा कि चार्ज q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर चार्ज q ही है। अब आप बढ़ा दोगे रेडियस तो भी उसके अंदर चार्ज उतना ही है, क्योंकि ना तो कोई नया चार्ज ऐड किया है आपने, ना ही चार्ज को कोई कम किया है। इसका मतलब इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स दोनों ही सेम रहेंगे। इसका मतलब हम कहेंगे कि नो चेंज इन द फ्लक्स, फ्लक्स विल रिमेन्स सेम इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड। मैं यहीं पे ये कह देता कि रेडियस डिक्रीज हो जाए तो, तब आप थोड़ा होश में बोलो बेटे, क्योंकि यदि ऐसा हो गया कि रेडियस को घटाते 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 चार्ज ही बाहर हो गया तो तब चेंज हो सकता है। इसलिए हम घटाने वाले क्वेश्चन में सोच समझ के बोलेंगे, या क्वेश्चन एग्जामिनर जब पूछेगा तो डेटा कुछ इस तरीके का देगा जिससे आप फैसला ले पाओ। यदि सिर्फ हमसे इंक्रीज डिक्रीज ही पूछे तो हम नहीं बता सकते। हम क्या पता रिमेन सेम हो जाए, क्या पता कि डिक्रीज हो जाए। अरे यस और नो? नहीं आया भाई समझ में? अच्छा, क्या इंक्रीज भी हो सकता है? रेडियस डिक्रीज करें तो इंक्रीज भी हो सकता है क्या? है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कैसी नकली बात कर रहे हो यार। देखो, अब देखो मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर में एक चार्ज था प्लस का 2 कूलम, यहां पे रखा था, एक रखा था इस जगह पे, मान लो इधर रखा था, ये प्लस का 2 कूलम है ना। थोड़ा आसान बना देता हूं, लिसन। यहां रखा था मेरा प्लस का 2 कूलम सेंटर पे, और यहां रखा था माइनस का 2 कूलम। तो टोटल फ्लक्स अभी कितना था? 0। अब मैं इसकी रेडियस को घटा दूं तो रेडियस घटने के बाद गोजन सरफेस ऐसा हो गया। अब इसका फ्लक्स कितना आ गया? 2/ε0। तो बढ़ भी सकता है जब रेडियस कम हुई है तो। अरे यस और नो? लेकिन इस तरह का डेटा तो क्वेश्चन के हिसाब से ही अपन बोल पाएंगे, वैसे नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यदि वो एसेरेशन रीजन में पूछ ले कि जब भी हम रेडियस को घटाएंगे तो इट विल ऑलवेज डिक्रीज, मतलब इट मतलब फ्लक्स, फ्लक्स विल ऑलवेज डिक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज रिमेन सेम, तो तीनों ही बात गलत है। ऑलवेज का तो कोई लेना देना नहीं है। डिक्रीज कर रहे रेडियस तो, हाँ इंक्रीज कर रहे हो ना रेडियस तो रिमेन सेम रहेगा अनलेस एंड अनटिल टोटल चार्ज चेंज नहीं हो रहा हो। लेकिन यदि रेडियस को घटा रहे हैं बेटे तो इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम तीनों आंसर आ सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। अरे यार पक्की बात है, फ्लक्स घट भी सकता है, इसका एग्जांपल दे दिया ना मैंने। अरे यार दे दिया ना, सॉरी बढ़ने का, घटने के तो घने एग्जांपल हैं, घने ले लो, कोई सा भी ले लो। जैसे इसके अंदर इफ रेडियस डिक्रीजेस फ्लक्स विल इंक्रीज, है ना। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, ये रहा, यहां मेरा प्लस का कितना रखा था? 10 कूलम, और यहां पे रखा था प्लस का 2 कूलम। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? जब रेडियस घटेगी तो फ्लक्स भी घटेगा, यहां पर फ्लक्स बढ़ा था। अरे यार, लेकिन यदि ऐसा है कि मेरा सेंटर पे ही चार्ज रखा है प्लस का 2q, अब इसकी रेडियस घटाने से कोई चेंज नहीं होगा। इसमें यदि रेडियस घटा भी दोगे भाई, सेंटर पे ले आओगे तो 0 रेडियस होगी ना, लेकिन कुछ थोड़ा सा घटाएं तो इट में रिमेन्स सेम, तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी। तुम्हें ना आया भाई समझ में? तुम्हें ना आया भाई? पक्की बात है। तो तीनों बात हो सकती है। रेडियस इज डिक्रीज्ड, रेडियस घटती है तो फ्लक्स बढ़ भी सकता है, फ्लक्स घट भी सकता है, फ्लक्स सेम भी हो सकता है। अरे यार चलो रट लेना, फिर समझ में नहीं आया तो छाप लो। पिछला तो लिख लिया था ना तुमने। और राजा साहब कैसे हो? तो आजकल जंगल में क्या हवा पानी चल रही है? इलेक्शन है, दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? ये तो कुर्सी खतरे में आ गई अपनी तो, हैं? जंगल का राजा कौन होता है? ये लेटेस्ट रिसर्च थी, बोले जंगल का राजा गधा होता है। शेर गया जी बाढ़ में, हम तो गधे को बनाएंगे जी, हैं? कहाँ जाएगा भाई? 4 कहाँ बज गए? देख रहे हो, इसको समय भी देखना नहीं आता है। निकम्मे आदमी समय देखना सीख ले, छोटे छोटे बच्चों को समय देखना आता है, हैं? हो गया क्या?
अगला सवाल, सीरियसली देखो यार, इसके नीचे कंक्लूजन तो लिख लेना। कंक्लूजन, इफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये क्या लिखा है मैंने, इज डिक्रीज्ड देन फ्लक्स में इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स सेम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और ये एग्जाम्पल थे, सिचुएशंस थी। सिचुएशन के हिसाब से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और सेम भी हो सकता है। तो मैं ना आ रहा भाई समझ में, तो मैं ना आ रहा भाई, अरे आ रहा है। हाँ बेटे चलें आगे। जो लोग अभी नए आए हैं वो लोग एक काम जरूर करना, अपनी फिजिक्स की एक नोटबुक लगा लेना और उसी में डेली अपना काम लिखना है। भाईजान रोहित, अपने को तो कई दिन हो गए, फिर नोटबुक कब लगाएंगे हम? कहाँ है? घर पे? अच्छा अच्छा, क्या बोली वो, आज जाऊंगी नहीं मैं, आज तो छुट्टी करनी है मेरे को, है? हाँ भाई हो गया क्या? अगला सवाल ये रहा, बोलेगा नहीं कोई भी यार, ईमानदारी से करो ना क्वेश्चन, एक एक सवाल आ रहा है आपके लिए। ऐसे लगाऊंगा मैं तेरे निकम्मे आदमी, खुद नहीं सोच सकता कि डायपोल दे रखा है। ओ अरे डायपोल है तो टोटल चार्ज कितना होना है? तो कोई भी, हमारे पास क्यूब है, क्यूब की जो साइड दे रखी है ना, क्यूब की कोई भी साइड दे रखी है, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन यदि इसके अंदर एक डायपोल रख देंगे, एक प्लस का क्यू और एक माइनस का क्यू, तो टोटल चार्ज 0 है। इस वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? 0, क्योंकि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते हो, टोटल चार्ज 0, इसलिए फ्लक्स भी क्या आएगा? 0। कई लोगों को तो होश नहीं था, वो तो कैलकुलेशन करने लग गए थे, यार क्यूब वाला सवाल आ गया, तो देखो क्यूब देखते ही ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। चले आगे, अरे लिख लिया, अरे ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए अगला सवाल ये रहा, क्या कह रही है बेटे? टुच्चे क्वेश्चन आएंगे। सोच समझ के क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। आदित्य भाई कोशिश तो कर ले। ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? नेट पूछा है, नेट, क्यूबिक गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स पूछा है। अरे ये क्यूब है, क्यूब के अंदर कितना है चार्ज? 2 माइक्रोकूलम। अब 2 माइक्रोकूलम है तो टोटल पूरे सरफेस, गॉसियन सरफेस से पूछा है तो वही लगाओगे। टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। माइक्रो की वैल्यू रख देना, कितनी होती है? यही आंसर आएगा। इसकी साइड लेंथ दे रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हो गया भाई? अरे हो गया। अरे अब तो आए होंगे या अब भी तुक्का ही मारेंगे हम? आगे देखें, आगे देखें। चलो, समय होने के बाद जाना ही होता है, अभी 5 मिनट बाकी है। ये रहा सवाल। अब ये क्वेश्चन यदि किसी ने गलत किया उसके ढेरे हो जाएंगे सिर में, इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा ना। कई लोगों को तो क्या अर्जी 2-4 और हो जाएंगे, नहीं हो रहे मारे तो। बेटे देखो, आप गलत कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कह रहा हूं करा नहीं, ट्राई नहीं किया, गलत कर लो चाहिए। हो गया बेटे? 0 बोल रहा है, 0 नंबर कोई पूछ रहा हूं मैं तुम्हारे, कहां किया तूने? मान ले मैं तेरे को कुट्टू, तरुण ढंग से कुट्टू मैं तेरे को, तो 2 पार्ट है इसमें, थोड़ा ध्यान से देख ले, नहीं टॉप भी बना दूंगा मैं तेरी।
हाथ पैर ईमानदारी से चला लो बेटे, नहीं मैं मेरे हाथ चलाऊंगा। देखो बेटे कर लोगे, ऊपर से कोई आएगा वो करवाएगा तुम्हें। भगवान साक्षात अपीयर होंगे, कहेंगे बेटे साहिल सीख ले तू, ऐसा है कि वो राज्य राज्य मान लेगा। तू ट्राई नहीं कर रहा, तेरे पास ही आ रहा हूँ, रुक जा भाई, कर ले कुछ मन से करो यार, ऐसे नहीं यार, बेमन से करने का क्या फायदा। अभी तो समझाया मैंने यार, राजाओं जैसे गुण होने चाहिए। इसको ये कर ट्राई मत कर, दूसरे की तरफ ही देख ले, दूसरे की तरफ ही देख ले। कहाँ पे है? सुनो तो हाँ हाँ बोल दो। जीरो जीरो जीरो, हमको मेरे हार्ड लग रहे हैं इसके, क्या खा क्या है। हाँ बेटे ओरली ओरली, ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स है ना बेटे, फिजिक्स है ना बेटे। बेटे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, निकम्मे आदमी एक्स दे रखा है उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो। कौन कह रहा है सर, हमने बोला ही नहीं। कहाँ है, दिखाना आंसर कहाँ है? अभी तक बैठा है निकम्मे आदमी, कहाँ है तेरा, कहाँ है तेरे को होगा कैसे? हाँ बेटे जीरो जीरो लाऊंगा तेरा तो। हाँ बेटे जीरो है। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दे रखे हैं, निकम्मे लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। अब मेरे मुंह की तरफ देखता रहियो। हाँ बेटे कब करेगा, कब करेगा? जीरो 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 है, ये देख इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें, अंधे हो रहे हैं। देखो इधर, अब बातों में ध्यान है, पढ़ाई में कम ध्यान है, ऐसे काम कोई चलेगा? देखो यहां पे बच गया तो बेटे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2x i कैप, मतलब x के हिसाब से बदल रहा है, और इसकी साइड कितनी दे रखी है? a, मतलब इस जगह पे ये वाला जो फेस है, सुन लो ध्यान से, मैं इसका नाम रख देता हूं O A B C, ये दिखाई दे रहा O A B C। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्स एक्सिस में ही है, तो इधर ही, तो ये बात तो कंफर्म है कि फ्लक्स या तो इस दीवार से आएगा या तो इस दीवार से आएगा, ऊपर वाले से, नीचे वाले से, इधर वाले से, इधर वाले से जीरो आएगा फ्लक्स। क्यों? क्योंकि हर एक केस में एंगल 90 डिग्री बनेगा। बाइक अभी अभी भेजते हैं बेटे, सही करके आओ भाई, अभी एक बार आप जाओ, अभी मैं भेज रहा हूं यहां से, 2-4 मिनट में भेज रहा हूं बच्चों को, बोलो उनको। बेटे देखो मैंने पहले कई बार कहा है, कोई भी स्टूडेंट पार्किंग है ना वो यहां घर के आगे करेगा ही नहीं, ठीक है यार, वहां मैं खड़ी करता हूं यार, वहीं पे खड़ी करो तुम भी सामने मैदान में, ठीक है। सुनो सुनो, पहले पहले सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई, या तो फ्लक्स इस दीवार से आएगा या तो इससे आएगा, बाकी सबसे जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, और एंगल जो एरिया वेक्टर के साथ बनेगा वो हमेशा 90 बनेगा, ऊपर वाले में भी, सामने वाले में भी, इधर वाले में भी, नीचे वाले में भी। जब एंगल 90 डिग्री बनना है, इसका मतलब फ्लक्स क्या आना है? जीरो। किन का आना है? इन 4 बेसिस का, लेकिन इसका और इसका तो आएगा। अब इस वाले सरफेस का फ्लक्स देखें तो ये तो x = 0 पर ही है, देखो। तो पहला जो फेस है अपना, फेस कौन सा ले रहे हैं हम? OABC, इस वाले पर x की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि YZ प्लेन आ गया, x 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0, तो इसका फ्लक्स भी 0 आ गया। लेकिन इस वाले का नाम कुछ और रख दो, DEFG। अब की बार जो फेस DEFG ये ले रहे हैं हम, इसमें से कितना फ्लक्स आएगा? बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, कितनी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? x की जगह क्या रखोगे? a। क्यों रखोगे a? क्योंकि ये डिस्टेंस a हो चुकी है यहां तक भाई, ओरिजिन से जब अपन यहां तक जाएंगे इस दीवार तक तो a आ जाएगा, तो इस x की जगह क्या आएगा? a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2 × a, और इसका एरिया कितना हो गया? a² × cos 0। क्यों cos 0? क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आना है, इसलिए cos 0। तो कुल मिलाकर टोटल फ्लक्स जो आ गया, नेट फ्लक्स, सभी को जोड़ दोगे, बाकी सब तो 0 आए ही है। इसका आंसर आ गया है 2a³ और
बस यही आंसर आ गया। अब आगे हमसे क्या पूछा दूसरे पार्ट में, चार्ज और बताओ जी इसमें। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम, है ना। हम क्या लिखेंगे, जो टोटल फ्लक्स आया है दिस इज Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, फ्लक्स गुना एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स टोटल फ्लक्स कितना है 2a क्यूब, तो 2a क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। नहीं आया समझ में। हमने इस क्वेश्चन में फ्लक्स पहले निकाला E डॉट ds का यूज करके, और फिर हमने उसको कंपेयर किसके साथ किया बेटे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट से, ताकि हम चार्ज इनसाइड जो है वो निकाल पाए। इसमें चार्ज गिवन ही नहीं था अपने को, चार्ज तो पूछा था। तो इस क्वेश्चन में Q बाई एप्सिलॉन नॉट पहले नहीं लगाया, बाद में लगाया। पहले फ्लक्स को ट्रेडिशनल तरीके से निकाला जो हमने कल सीखा था। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, पक्की बात है। जवानों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। अच्छा सुनो भाई ध्यान से, सब लोग